हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से लेकर हाजिर हुई हूँ एक अंडररेटेड, स्वीट, बिटर, सेंसिटिव रोमांटिक मूवी जिसका नाम था जॉग्रस पार्क, जो आई थी सन 2003 में, जिसमें थे विक्टर बैनर्जी और परिजाद ज़ोराबियन। परिजाद के करियर के बारे में मैं क्या कहूँ। परिजाद जितनी खूबसूरत थी बट उनका करियर उतना खूबसूरत बना नहीं। उनमें उनकी जो पर्सनालिटी थी वो इतनी अच्छी थी। ठीक है, थोड़ी वेस्टर्नाइज पर्सनालिटी ज़रूर थी उनकी, लेकिन वही वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो उनके लिए बॉलीवुड में उन्हें मिल ही जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो शायद उन्हें मिल सकता था। और फिर एज़ यूजुअल जो हर लड़की करती है उन्होंने भी किया, करियर गिव अप करके शादी की एक बिजनेस टाइकून से और 2 बच्चों की माँ बन गई। ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है, एटलीस्ट एक सेफ चॉइस उन्होंने किया और वो अपनी ज़िंदगी में ऑब्वियसली खुश हैं। और विक्टर बैनर्जी तो एक जाने माने बंगाली एक्टर भी हैं और हिंदी फिल्मों में भी वो काम कर चुके हैं। इस फिल्म में दिव्या दत्ता भी हैं और अन्य किरदार हैं। और हाँ, इसमें टेलीविज़न एक्टर हितेन तेजवानी भी हैं। हितेन तेजवानी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। उन्हें कुटुंब सीरियल से, घर एक मंदिर से काफ़ी ज़्यादा हाइप मिलने लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें फिल्में भी मिलने लगी। बट अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि फिल्मों में उनको वो नहीं मिला जो शायद हर टेलीविज़न एक्टर को चाहिए होता है कि भाई अब मैं छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे जाऊं। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो छोटे पर्दे से निकल कर बड़े पर्दे पर जाते हैं और बड़े पर्दे को फाड़ के रख देते हैं। ऐसे बहुत ही कम टेलीविज़न एक्टर रहे हैं। आई थिंक गिनती के होंगे। मैं गिनती में कर सकती हूँ, उंगलियों पे काउंट कर सकती हूँ। इतने तो एक्टर एक्ट्रेस हैं जो टेलीविज़न से निकल के जो हैं वो बड़े पर्दे पर जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया। बट ज़्यादातर बड़े पर्दे तक पहुंचते पहुंचते वो पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं पहुंच पाते, उस पर्दे को नहीं फाड़ पाते जो शायद वो छोटे पर्दे को फाड़ चुके होते हैं। जो पॉपुलैरिटी उनकी छोटे पर्दे पर होती है वैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली हितेन तेजवानी को भी। हितेन तेजवानी आज भी थोड़ा बहुत दिख जाते हैं किसी फिल्म में छोटे मोटे रोल करते हुए, कैरेक्टर रोल करते हुए, लेकिन वही वाली बात है कि टेलीविज़न आर्टिस्ट को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो हितेन तेजवानी को भी उस वक्त बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर उनकी डिमांड थी और एकता कपूर का तो पूरा हाथ हितेन तेजवानी के सर पे था। हितेन के क्यों, उनकी बीवी पर भी एकता कपूर का बहुत हाथ था, क्योंकि दोनों एकता कपूर के सीरियल कुटुंब से अपने करियर की इन दोनों ने शुरुआत की थी। फिर आगे जाकर कुछ साल बाद इन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिला। इन्होंने नच बलिए सीज़न 2 भी किया और दोनों को डांस नहीं आता था, पर उसके बावजूद भी दोनों काफ़ी आगे तक गए बिकॉज़ पब्लिक को काफ़ी उनकी जोड़ी पसंद थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी हितेन और गौरी को करण नंदिनी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पर भी दोनों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बेस्ट जोड़ी का भी अवार्ड मिला। तो आप कह सकते हैं कि हितेन तेजवानी का उस टाइम पर सितारा बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। आज हितेन तेजवानी ठीक है, दिखते हैं। आज उनकी वाइफ और वो एक शो में भी आए थे, कुछ पश्मीना नाम था शायद सोनी पर कुछ समय पहले, लेकिन कब आया कब गया पता ही नहीं चला। क्योंकि वही बात है, फिर हितेन और गौरी के बच्चे हो गए, फिर पब्लिक भी थोड़ी मैच्योर हो गई। क्योंकि पहले पब्लिक बट बहुत ही अलग विजन से टेलीविज़न देखती थी। पहले सब कुछ अच्छा है भाई, सब कुछ सच्चा है, सच्ची मोहब्बत है, ये वो। बट अब लोग भी बहुत शाणे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अब सबको पता है सब नकली है, सब ये ढोंग है और इस ढोंग के ढोल को अब वो एंजॉय नहीं करते। तो यही वजह है कि अब इनकी वो वाली वैल्यू मार्केट में नहीं रही है जो एक ज़माने में हुआ करती थी। और हितेन का भी इसमें एक छोटा सा रोल है जो परिजाद के एक फ्रेंड होते हैं। चलिए मैं इस फिल्म के बारे में भी बात कर लेती हूँ।
क्योंकि इस फिल्म की कहानी में एक अकेली इंडिपेंडेंट 30 साल की महिला परिजाद होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अकेली होती हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो औरत हो जाती है, लेकिन उसको इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का जो उसका जो एक होता है ना, जो उसका असली में, देखिए औरत अगर इमोशनली भी इंडिपेंडेंट है ना, तो उसको कोई भी जो है इस समाज में झुका नहीं सकता है, उसको इमोशनली तोड़ नहीं सकता है। अक्सर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की। देखिए पहले के ज़माने में औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं थी, बट मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। बहुत ऐसी औरतें होती थी जो कम उम्र में विधवा हो जाती थी। अब पहले तो दूसरी शादी के ऐसे प्रोसेस भी नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी औरतें जो हैं अकेली रहती थी, कुछ तो बाल विधवा हो जाती थी। तो बहुत ही उनमें वो हिम्मत होती थी अकेले अपने आप को संभालने की, कि भाई कुछ भी हो जाए हम अपनी इज्जत को नहीं नीलाम होने देंगे, कुछ भी हो जाए। तो बहुत ही शतरानी किस्म की महिलाएं होती थी। लेकिन अब क्या है, औरतें फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट है, बट इमोशनली इतनी वीक मुझे लगती हैं कि भैया मैं क्या बोलूँ। तो एक औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी नहीं होता, उसका इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होना काफ़ी होता है, काफ़ी होना चाहिए। क्योंकि वो क्या फ़ायदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप इमोशनली जो है वो ऐसे डिप्रेशन में पड़े हो, तो आप अपनी इंडिपेंडेंस को फाइनेंशियली क्या एंजॉय करोगे। इंजॉय का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई शराबें पियो या ये करो, लेकिन यस आपको अपने आप को जो है वो बनाना चाहिए। और यही गलती परिजात भी करती है, और उसका अफेयर हो जाता है एक रिटायर जज के साथ। आई थिंक सो, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने इस फिल्म को काफ़ी टाइम पहले देखा था, सन 2018 में मैंने इस फिल्म को देखा था, तो मुझे याद है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। तो थोड़ा मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो रिटायर जज के साथ इनका अफेयर हो जाता है, और वो भी इनको पसंद करने लगते हैं। वैसे भी वो भी मैरिड ही होते हैं और बच्चे होते हैं, बेटी होती है उनकी दिव्या दत्ता, और इनका एक एक इमोशनल रोमांस शुरू हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा जो है दोनों एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करने लगते हैं। फिर सडनली जो है कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि दोनों को फिर ये रियलाइज़ होता है कि हमें इस रिलेशन को यहीं पर ख़त्म करना होगा, ये सही नहीं है। और फिर दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत साल बाद जो है जो विक्टर बैनर्जी हैं वो परिजात को मिलते हैं, और परिजात अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी होती हैं, उनकी शादी हो चुकी होती है उन्हीं के एक बहुत अच्छे फ्रेंड के साथ, जो शायद उनके उनके इस रिलेशन के बारे में आई थिंक सो थोड़ा बहुत जानते भी थे, और उनके साथ शादी कर लेती हैं। उनका एक बेबी भी हो जाता है, और जो विक्टर हैं वो देखकर खुश हो जाते हैं, और एज़ यूजुअल वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में मूव ऑन कर जाते हैं, और फिल्म एंड हो जाती है। तो ये कहानी है कि भाई एक मैच्योर रोमांस कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ कि नहीं नहीं इस तरह के रिलेशनशिप को सपोर्ट करना चाहिए, या मैं अगेंस्ट हूँ कि नहीं 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 करना चाहिए। देखिए बात ये होती है कि इस तरह के रिलेशनशिप्स का कोई फ्यूचर नहीं होता है। वो एक शादीशुदा आदमी होता है, उसकी एक फैमिली होती है, एक रसूखदार आदमी होता है, और फिर ऐसे जब आपकी खुद की फैमिली है, आपकी वाइफ अच्छी है, आपके बच्चे हैं, और उसके बाद भी अगर आप ऐसी सिचुएशन में जाते हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं होता है। वही चीज़ परिजात के लिए भी है कि भाई ये उसे भी पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, तो रिलेशन किस काम का जिसका कोई भविष्य ना हो। ये टाइम पास, ये एक एक कि भाई मैं ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसके साथ मैं दिल खोल कर बात कर सकती हूँ। बात इसी तरह के इमोशनल गेस्चर में जो है आप एक गलत उसमें फंस जाते हो, और वो तो वक्त रहते अच्छा है कि दोनों चुपचाप से जो है इस चीज़ पर ज़्यादा बवाल नहीं मचता है, और चुपचाप से दोनों को लगता है कि नहीं भाई दैट्स द राइट टाइम कि हमें अलग हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर जब ये चीज़ें बाहर आए और कैसा लगे, फिर तो वैसे भी आपको ख़त्म करना है और ऐसे भी करना है, तो फिर
आप शुरू ही क्यों करते हो? लेकिन वही वाली बात है ना कि जब तक आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, आप इस तरह के रिलेशन में आपको फंसने में देर नहीं लगेगी, और इस तरह के रिलेशनशिप में जो है ना इंसान और भी ज़्यादा इमोशनली डैमेज होता है, क्योंकि फिर समाज का प्रेशर, फिर आपके मॉरल एथिकल आपको फिर अलाउ नहीं करते। और चलिए अगर आप इन सब की परवाह ना करके भी आप इस रिलेशनशिप में आप एंटर भी हो जाए, आप भाग के शादी कर ले या कुछ भी कर ले, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश रहोगे। तो वो बात अलग है कि परिज़ाद थोड़ी खुशकिस्मत रही इस फिल्म में कि उनको एक अच्छा लड़का मिल गया जिसके साथ वो सेटल हो गई और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों की तो जानें तक दांव पे लग जाती हैं इस तरह के रिलेशनशिप में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगी हर लड़की से, हर लड़के से कि भैया इमोशनल अपनी जगह है, इमोशंस अपनी जगह पे होते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी की भी एक बहुत बड़ी कीमत होती है। प्रैक्टिकलिटी अगर आप अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो वो भी सही नहीं है, और ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो तो भैया आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हर चीज़ को नॉर्मल करके आप सोचो कि आप अपनी टाइम, अपनी एनर्जी एक रिलेशनशिप में दे रहे हो, बट उसके बाद क्या गारंटी है कि आपको वही सब मिलेगा। नॉर्मली लोग इतना बैंड बाजा बारात लेके शादी करते हैं, अरबों खरबों रुपया लगाते हैं, लड़कियां महंगे महंगे लहंगे पहन रही हैं, फलाने फलाने डिज़ाइनर का डिज़ाइन किया हुआ ऑटोग्राफ लिया हुआ, और शादी हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, शादी नहीं चलती है तो उससे ज़्यादा पैसा तो वकील ले जाते हैं। जितना पैसा शादी कराने के लिए पंडित नहीं लेता है, उससे कई ज़्यादा शादी तुड़वाने के लिए जो काले कोट वाला पंडित होता है, यानी कि जो वकील होते हैं दोनों पार्टीज़ के, कभी कभी म्यूचुअल जॉइंट वकील भी लोग कर लेते हैं अगर म्यूचुअल डिवोर्स हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो आप क्या कहोगे फिर? तो इसीलिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है आजकल। मतलब आपकी खुद की लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, तो आप रिलेशनशिप को क्या कहोगे कि हाँ भाई हम खुश रहेंगे, ये रहेंगे। और इस तरह के रिलेशनशिप्स में एडजस्टमेंट तो और भी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो खैर ये तो बहुत फ़िलॉसफी की बातें हैं, ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। पर खैर ये फ़िल्म आप देख सकते हैं, कोई ऐसी कोई चीप मूवी नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। और सुभाष घाई ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। तो इसका एक गाना काफ़ी मैं रेडियो पे सुना करती थी और काफ़ी अच्छा भी है, अदनान सामी का इश्क होता नहीं हर किसी के लिए, ये बना है किसी किसी के लिए। ये गाना मैंने बहुत सुना है रेडियो पर, और काफ़ी अच्छा भी गाना है, स्लो है, इमोशनल है, काफ़ी डेप्थ है इसकी मीनिंग्स में। तो ये आपको अच्छा लगेगा, और मैं इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये शायद अमेज़ॉन प्राइम पर भी ये मूवी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये यूट्यूब पर बहुत ईजीली अवेलेबल है और आप इंजॉय कीजिएगा। ये एक अलग तरीके की एक लव स्टोरी है जिसमें सिर्फ इमोशंस हैं, प्रैक्टिकलिटी नहीं होती है। अगर प्रैक्टिकलिटी भी थोड़ी आ जाए ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी गलतियां करने से आप रुक जाओगे। लेकिन वही वाली बात है ना, दिल है कि मानता नहीं। दिल अगर किसी पर अटक जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, तो वो सारे सेंसेस आपके एकदम ऑफ हो जाते हैं। जैसे कोई वायरस आ जाता है तो कैसे आपका जो गैजेट है वो एकदम डैमेज हो जाता है, चलना ही बंद हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही लव नाम का वायरस कह लो, अट्रैक्शन नाम का वायरस कह लो, कुछ भी आप कह लो, वो आ जाता है तो फिर आपका क्या, सब डेड हो जाते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति। तो खैर ये तो एक बहुत ही पेचीदा मामला होता है, इस पर हम कितनी भी बात करें, कितने भी डिबेट करें, कोई हल तो नहीं निकलेगा। बट आप ये फ़िल्म ज़रूर देखकर कुछ वक्त इस फिल्म को अपने जहन में रख के ज़रूर निकाल सकते हैं। तो खैर अब मैं वीडियो बंद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ ये कोई बहुत हिट फिल्म तो नहीं थी, ठीक ठाक ही चली, कोई ज़्यादा इसको एक अंडररेटेड मूवी है, और डेफिनेटली इस मूवी को ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, मुझे पूरी श्योरिटी है। तो मैंने कहा कि जिनको एक एक देखना है, कुछ एक अलग लव स्टोरी ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा, तो ये फिल्म मैं रेकमेंड करूँगी कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कुछ फ़ैसले अगर सही वक्त पे और सही दिमाग से किए जाएं, सूझबूझ से किए जाएं, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से
फंसने से बच सकते हो, प्रॉब्लम में बचने से फंस सकते हो। ये इस फिल्म का मैसेज है। और अगर आप किसी से वाकई आप प्यार करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको हासिल करना है, उसके साथ रहना है, ये नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो आप, मैं तो कहूँगी, उससे और दूर हो जाओ। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ की जो एक वो क्रेविंग होती है ना, जैसे हमें किसी चीज़ को खाने का मन कर रहा होता है, जब तक वो चीज़ हमारे पेट के अंदर चली नहीं जाती हम पागल हो रहे होते हैं, यार ये खाना है, ये खाना है, मुझे ये खाना है। फिर क्या होता है, आप उसको खा लेते हो, फिर सुबह या कुछ घंटों में आपके पेट से वो निकल भी जाती है। तो रिलेशनशिप भी ऐसे ही है, आप एक बार उसको हासिल कर लेते हो, उसको पा लेते हो, तो फिर उसकी कोई कीमत रहती नहीं है। हाँ, आप दूर रहते हो, आप उसको पा नहीं पाते हो, तो उसका भी एक अपना ही एक अलग चार्म आपकी लाइफ में रहता है। इसमें कोई चीपनेस किसी भी तरह की कोई वो नहीं दिखाई है, तो वो चीज़ एक अच्छी है। बट खैर, आप बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आपने उस एरा में अगर ये फ़िल्म देखी है तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, ज़रूर मेरे साथ अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।